नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन सबसे पहले सभी दर्शकों से हमारी अपील, अगर आपको खुद में या अपने परिवार के किसी सदस्य में कोरोना वायरस के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। तुरंत कोरोना वायरस की जांच कराएं, क्योंकि देश में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या बढ़ने का कारण ये भी है। इसलिए अगर किसी में कोरोना के लक्षण दिख रहे हैं तो जल्द जांच कराएं। एएनबी न्यूज आपसे ये बार बार अपील कर रहा है, वायरस को जड़ से खत्म करने में आप भी अपना सहयोग दें। चलिए अब बुलेटिन का आगाज करते हुए रुख करते हैं खबरों का। भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की बैठक में मंत्रिमंडल के विस्तार समेत कई मसलों पर चर्चा हुई और उन पर फैसले लिए गए। मंत्रिमंडल को लेकर यह तय किया गया कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और बीजेपी के प्रदेश प्रभारी श्याम जाजू संयुक्त रूप से इस पर अंतिम निर्णय लेंगे। दोनों तय करेंगे कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब होना है और किन किन विधायकों को जगह देनी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने बताया कि सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के कामों का आकलन किया जाएगा। साथ ही कोरोना की क्या कुछ स्थिति है प्रदेश में, उसको लेकर भी पूरी तरह से फीडबैक को जाना जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन विधायकों को निष्कासित कर दिया गया था उनके बारे में विचार किया जा रहा है। जरा हल्ला कम करो यार। किन किन मुद्दों पर आज बैठक रही है, क्या कुछ रहा है? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की योजना रचना की बैठक थी। कहाँ क्या हो रहा है इस पर पूरी चर्चा हुई। जब से मैं प्रदेश अध्यक्ष बना हूँ मैंने क्या क्या किया है, कोविड में हम सब ने क्या क्या किया है, कार्यकर्ताओं की क्या स्थिति है, कार्यकर्ताओं का मनोबल कैसे बढ़ाया जाए, इस पर सब चर्चा हुई है और बहुत ही अच्छी सकारात्मक चर्चा हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए हमसे जो संभव होगा वो करेंगे। एक बड़ी मोटी बात तय हुई है कि हर जिले में 5 लोग जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में एक टीम बनेगी जो वहाँ के अधिकारियों से वहाँ के कार्यकर्ताओं की बात करेगी और उसमें जिस विधायक के क्षेत्र का मामला होगा वो विधायक प्राथमिकता से उसमें रखा जाएगा। उसकी राय लेकर ही वो काम होगा, ताकि कार्यकर्ता की जो शिकायत रहती है, साहब दरोगा मेरी नहीं सुन रहा, एसपी मेरी नहीं सुन रहा, डीएम मेरी नहीं सुन रहा, ये शिकायत दूर हो सके। तो इसके लिए बहुत प्राथमिकता से आज बात हुई है। 2-3 मामले विधायकों के जो थे उन पर चर्चा हुई है, उन पर आज हम बात करेंगे। विधायकों को हमने बुलाया है तो उनके गुण दोष के आधार पर उनसे बात की जाएगी। एक महेश नेगी का मामला है जो कानूनी दायरे में है, उस पर अभी हमने कोई विशेष बात नहीं करनी है, लेकिन उनको हमने सख्त हिदायत देनी है कि वो कानून के दायरे में जो भी उनसे पूछा जाए उसको बताएं और कानून। ऋषिकेश में बीजेपी विधायक पर लगे महिला के साथ यौन शोषण के आरोपों के बाद कांग्रेस भड़क गई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ऋषिकेश में रेलवे रोड पर सरकार का पुतला फूंक कर अपना विरोध जताया। साथ ही यह आरोप लगाया कि बीजेपी राज में महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। विधायक महिलाओं का यौन शोषण कर उनका मानसिक उत्पीड़न करने में लगे हुए हैं। कांग्रेस ने राज्य सरकार से महिला को इंसाफ दिलाने के लिए उसकी बच्ची का डीएनए टेस्ट कराने की मांग की है। इसके अलावा कांग्रेस ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि मांग पूरी नहीं की गई तो सरकार के खिलाफ कांग्रेस सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करेगी। की बात करने वाली है भाजपा सरकार। आज महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, महिलाएं रिपोर्ट दिखा रही है थाने में, शासन और प्रशासन सहयोग कर रहा है, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। हमारी मांग है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जीरो टॉलरेंस की बात बाद में होगी, पहले महिलाओं की सुरक्षा करिए, महिला को न्याय दीजिए। आज उसी संदर्भ में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदेशानुसार पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया है और यदि शीघ्र ही महिला को, जो पीड़ित महिला है, यदि उसे न्याय नहीं मिला तो कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से प्रदेश भर में इसके खिलाफ आंदोलन करेगी। नेगी और भाजपा सरकार का पुतला दहन किया है और विरोध अपना प्रदर्शन दर्ज किया है कि जो अभी अल्मोड़ा में विधायक जो है उनके ऊपर आरोप लगा है कि वो उनके महिला के साथ दुष्कर्म किया है
और वो डीएनए जांच की मांग कर रहे हैं। और हमने आज इसी विरोध प्रदर्शन दर्ज करके सरकार से मांग की है कि उसका डीएनए जांच कराया जाए, ताकि सच का सच और झूठ का झूठ सामने आ जाएगा। लेकिन सीएम ने बोल दिया कि महेश विधायक जो है ना तैयार है डीएनए टेस्ट करने के लिए। तो कराइए ना, कराते क्यों नहीं है? भाजपा तो हमेशा अपने विधायकों को बचाना चाहती है। अक्सर ऐसा ही क्यों होता है कि भाजपा के अंदर ही ऐसे लोग पाए जाते हैं? चाहे उसका तुम उदाहरण ले लो, चिमयानंद हो गया, चाहे वो सेंगर हो गया, भाजपा के अंदर ही क्यों पाए जाते हैं? क्यों उनके ऊपर ही आरोप क्यों लगते हैं? क्योंकि जबकि वो सत्ता के अंदर है। टिहरी में पहाड़ी पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष त्रिलोक सिंह नेगी ने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में पहाड़ी पार्टी 70 में से 55 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि पहाड़ी पार्टी का उद्देश्य पहाड़ों का समुचित विकास करना है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को बने हुए 20 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक पहाड़ के लिए कोई भी प्लानिंग नहीं बनी है। विपक्ष ने भी अपना काम सही ढंग से नहीं किया है, जिससे आज तक पहाड़ों में विकास नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि पहाड़ी पार्टी का उद्देश्य पहाड़ों का विकास करना है, सभी को रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य से जोड़ना है। पहाड़ी पार्टी 2022 के चुनाव में 70 में से 55 सीटों पे चुनाव लड़ेगी और इकलौते अपने बलबूते पे लड़ेगी, किसी भी अन्य पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी। और मुद्दे तो वही है, पूरा पहाड़ों का विकास ही नहीं हुआ। पूरे पहाड़ों को विपक्ष ही नहीं मिला। 20 सालों में मित्र विपक्ष रहा, किसी ने कोई विरोध ही नहीं किया। पूरा प्लानिंग पार्ट इन पहाड़ों के लिए पूरा कुछ हुआ ही दिखाई नहीं गई प्लानिंग पार्ट। अगर पहाड़ी पार्टी को सत्ता मिलती है तो हम जीरो से शुरू करेंगे और यहाँ पे रोजगार कोर इश्यू है, शिक्षा कोर इश्यू है, स्वास्थ्य कोर इश्यू है और सबसे बड़ी बात है कि जो प्रवासी हैं उनको यहाँ पे सेटल करना है। पूरा का पूरा क्राउड पहाड़ों की तरफ आ गया, बड़ी उम्मीद से आया। उनको हम निराश नहीं करेंगे और उन पहाड़ प्रवासियों को यहीं पे रोकने का पूरा प्रयास पहाड़ी पार्टी करेगी। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले 4 माह का समय पूरा होने जा रहा है, लेकिन कोरोना संक्रमण का असर साफ तौर पर नजर आ रहा है। कल रात्रि 7 सदस्यों का दल ऋषिकेश से बद्रीनाथ धाम पहुंचा, जिनमें 4 विदेशी मूल के निवासी भी शामिल थे, जो कि पिछले 6 माह से ऋषिकेश में रह रहे थे। बद्रीनाथ पहुंचे विदेशी श्रद्धालु ने बताया कि वे कोरोना संबंधित सभी प्रकार की मेडिकल जाँच गोचर से करवाकर यहाँ पहुंचे हैं और यात्रा संबंधित सभी तरह के पास भी बनाकर आए हैं। I spent one day in Badrinath. We arrived yesterday. We walked, in a city, in a mountain, and it was amazing. Even though there's not a lot of people right now, due to a lockdown, so we could actually feel the full power of mountains and the vibrating energy of the temple is very refreshing, and it's just such a blessing to be here. Very grateful. कोरोना महामारी के बीच देश के कई हिस्सों में इस समय कुदरत की मार भी झेल रहे हैं। बिहार, उत्तराखंड, केरल, गुजरात और असम में लोग कोरोना और मौसम की दोहरी मार झेल रहे हैं। आपदा में फंसे लोगों को बचाने के लिए सेना के जवान हर वक्त लगे हुए हैं। इसमें विनाश लीला से जूझते लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है और राहत सामग्री भी बांटी जा रही है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिसकर्मी, नौसेना और थल सेना के जवान सभी मदद के लिए आगे आए हैं। इस दौरान बचाव अभियान की ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां ये जवान जान जोखिम में डालकर लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रहे हैं और अपना फर्ज निभा रहे हैं। संकट के समय अपना फर्ज निभा रहे देश के जवानों की ऐसी ही तस्वीर उत्तराखंड से सामने आई। आईटीबीपी के जवानों ने घायल महिला को रेस्क्यू किया। उत्तराखंड में आईटीबीपी के जवानों ने घायल महिला को स्ट्रेचर पर पिथौरागढ़ में दूर दराज के गांव लापसा से कठिन पहाड़ी रास्तों और नालों को पार करते हुए मुनस्यारी तक ले गए। इन जवानों ने 40 किलोमीटर का यह रास्ता बिना रुके 15 घंटे में पूरा किया है। जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि एक महिला को किस तरह से स्ट्रेचर पर लिटाकर ये आईटीबीपी के जवान इन कठिन पहाड़ी रास्तों से गुजर रहे हैं। बताया जा रहा है कि 40 किलोमीटर का ये रास्ता इन जवानों ने बिना रुके 15 घंटे में पूरा किया है। पिथौरागढ़ में दूरदराज के गांव लापसा से कठिन पहाड़ी रास्तों और नालों को पार करते हुए मुनस्यारी तक इस महिला को लाया गया है और आईटीबीपी के जवान इस महिला के लिए देवदूत बनकर आए हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से और आप ये भी देख सकते हैं कि कितना दुर्गम ये रास्ता है। पहाड़ों के बीच और नदी नाले इस समय नज़र आ रहे हैं और इस बीच में आईटीबीपी के जवानों ने ये काम करके दिखाया।
बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मसूरी हाथीपांव मार्ग पर नाग मंदिर के पास सुबह एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। कार में सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार पांचों युवक मसूरी से देहरादून आ रहे थे। इस दौरान उनकी कार अनियंत्रित हो गई और खाई में जा गिरी। घटना की सूचना मिलते ही SSI BL भारती के नेतृत्व में मसूरी पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। टीम की मदद से घायलों को खाई से बाहर निकाला गया। इसके बाद घायलों को 108 एम्बुलेंस और फायर सर्विस के माध्यम से मसूरी सिविल अस्पताल ले जाया गया। वहीं उत्तराखंड में बारिश के कारण सड़कों पर भूस्खलन की मार जारी है। पिछले हफ्ते चमोली में बद्रीनाथ हाईवे भूस्खलन की वजह से कई जगह से बंद था, जबकि उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे भी मलबा आने के कारण बंद हो गया था। इन सब के बीच आज बद्रीनाथ हाईवे पर व्यासी के पास अचानक भारी भूस्खलन हो गया, जो वीडियो कैमरे में भी कैद हुआ है। वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे अचानक से कैमरे के सामने अंधेरा हो जाता है। फिलहाल गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। आप तस्वीरों में देख भी पा रहे हैं कैसे अचानक से भूस्खलन होता है, पहाड़ों से चट्टान नीचे आकर गिरने लगती है। गनीमत ये रही कि इस दौरान कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है, कोई हताहत नहीं हुआ है, क्योंकि इस मार्ग से अभी किसी तरह का आवागमन नहीं हो रहा था। इस वजह से एक बड़ा हादसा होने से टल गया है। वहीं ऋषिकेश के शिवाजी नगर से गुजरने वाली रंभा नदी के किनारे बने मकानों को वन विभाग ने अतिक्रमण बताते हुए तोड़ने की चेतावनी जारी कर दी है, जिसके बाद शिवाजी नगर के निवासी अपने घरों को टूटने से बचाने के लिए अब सड़कों पर उतर आए हैं। निवासियों ने वन विभाग के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन करते हुए अनिश्चितकाल धरना देना शुरू कर दिया है। लोगों ने जबरदस्ती घरों पर JCB चलाए जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। मामले में पूर्व पालिका अध्यक्ष दीप शर्मा और जाट महासभा के अध्यक्ष संजीव चौधरी ने धरने को अपना समर्थन दिया है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि वन विभाग ने किसी भी प्रकार के अतिक्रमण का कोई नोटिस तक लोगों को देना उचित नहीं समझा। ये शिवाजी नगर घर बचाओ संघर्ष समिति द्वारा ये धरने का प्रारंभ किया गया है और मेन है कि यहाँ पर एक रंभा नदी है और जो अब काफ़ी समय से यहाँ पर चली आ रही है, उसके किनारे घर बसे हैं। पता चला है यहाँ पर कि कोई पीछे सीवर लाइन डालेंगे, ऐसा कुछ अभी लिखित में कहीं नहीं है, लेकिन अनाउंसमेंट ऐसा हुआ है और वो कह रहे हैं यहाँ सीवर लाइन डलनी है किनारे से। जो घर है उसको यहाँ से घर तोड़ के सीवर लाइन बनाई जाएगी। लगभग 250 परिवार इससे प्रभावित होने वाले हैं। तो हमारा उस डिपार्टमेंट से जो भी सीवर लाइन डाल रहा है अभी तो पता भी नहीं है, क्योंकि अभी खाली अनाउंसमेंट किया उन्होंने। अगर ऐसा कोई योजना है भी तो हमारा उस योजना को घरों को बचाते हुए सड़क ले आया जाए वहाँ से, ताकि इन लोगों को भी लाभ मिल जाए और अपना सीवर लाइन भी पड़ जाए। ये हमारा कहना है। ज़बरदस्त असल में क्या है कि आज से 6 महीने पहले जो है इन लोगों ने एक आकर के निशान लगाया घरों में, उसका भी जो है लोगों को जानकारी हुई नहीं, तब तक ये लोग चले गए यहाँ से। आधे घरों में निशान लगाया, आधे घरों को छोड़ दिया। उसके बाद जो है अभी कोरोना काल आ गया बीच में, उसके बाद परसों जो है 3 दिन पूर्व ये लोग आते हैं वन विभाग के कर्मचारी और हर घर में मुनादी करके चले जाते हैं कि आप जो है 3 दिन के अंदर अपने घरों को तोड़ दीजिए, अन्यथा चौथे दिन जो है हम यहाँ पर खुद JCB लगा कर तोड़ देंगे। हम लोगों ने यहाँ पर जो सीवर का काम प्रस्तावित है और हमें उसे करवाना है, बस इतनी जानकारी लोगों।
रुड़की की गंगनहर कोतवाली पुलिस और ड्रग विभाग की टीम ने एक दवा फैक्ट्री पर छापामार कार्रवाई की, जिसमें अवैध रूप से चल रही नामी कंपनियों की करोड़ों रुपए की नकली दवाइयां और 4.5 लाख की नकदी बरामद की गई। एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह ने खुलासा करते हुए बताया कि ये कंपनी पिछले लंबे समय से नामी कंपनियों के नाम से नकली दवाई तैयार कर बेच रही थी। देर रात तक चली कार्रवाई में पकड़े गए 2 अभियुक्त सरधना मेरठ के निवासी हैं, जो उत्तराखंड के रुड़की में रहकर दवाई तैयार कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक पकड़ी गई कंपनी में जिफी और टोरेंटो कंपनी के नाम से तैयार की जा रही थी। गंगनहर कोतवाली पुलिस ने गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। इंस्पेक्टर गंगनहर को प्राप्त हुई कि परवीन त्यागी जो सरधना मेरठ का रहने वाला है, उसके द्वारा सालापुर सालियर गंगनहर कोतवाली क्षेत्रांतर्गत एक फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा है और वहां पर देश के विभिन्न हिस्सों की प्रतिष्ठित कंपनियों के प्रोडक्ट्स, नकली दवाइयां बनाई जा रही हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग भी की जा रही है और उनकी नकली पैकेजिंग से लेकर सब कुछ किया जा रहा है। इस सूचना पर ड्रग इंस्पेक्टर को साथ लेकर उसका स्थान के तलाशी ली गई तो मौके से परवीन त्यागी और कपिल त्यागी जो उसका साथी है, ये दोनों सरधना मेरठ के रहने वाले हैं, के द्वारा VR फार्मा के नाम से एक फैक्ट्री का संचालन करना पाया गया और वहां से देश की विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियों के नकली दवाइयों के बरामद हुए, जिनकी कीमत लगभग 1.5 करोड़। उच्च न्यायालय के आदेश पर काशीपुर में आज बाजपुर रोड पर स्थित ग्राम हेमपुर इस्माइल में आज स्थानीय प्रशासन ने पुलिस बल के साथ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी। इस दौरान भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात रहा। अतिक्रमण हटाने के दौरान उप जिलाधिकारी गौरव कुमार सिंघल ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कुछ लोगों ने नगर निगम, लोक निर्माण विभाग और NH की जमीन पर अतिक्रमण करके घर बना रखे थे। उन्हें हटाने को लेकर उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिस पर उच्च न्यायालय ने इन्हें हटाने के आदेश दिए थे। इसी क्रम में आज अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। पर हेमपुर इस्माइल में लोग नगर निगम और PWD और NH की ज़मीन में अतिक्रमण करके घर बना रखे थे। इसके विरुद्ध एक जनहित याचिका माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड में हुई थी। इसके क्रम में आदेश दिया गया कि इसको हटाया जाए। इस क्रम में इसको हटाने की कार्रवाई की जा रही है। तो अब आगे क्या इसमें क्या और होना है इसमें बाकी? कब्जा हटाने के बाद माननीय उच्च न्यायालय को कंप्लायंस के साथ नहीं, अभी इसमें कोई ऐसी FIR दर्ज होगी कि इन्होंने अवैध कब्जा किया था, किस तरह का? इनको नोटिस देके इनका अतिक्रमण हटाया जाए। अच्छा, क्या आपने इनको तोड़ने से पहले इनको नोटिस दिया था क्या 1 माह का? देखिए, मामले की पूरी की कार्रवाई माननीय उच्च न्यायालय में चल रही है। माननीय उच्च न्यायालय ने इन लोगों को सुनाया। कोर्ट के आदेश पर ही आपने ये कार्रवाई की? इसके पश्चात नगर निगम की ओर से भी इनको नोटिस दिए गए हैं कि सुनवाई उसके बाद टिहरी के नरेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र के डागर गांव में गुलदार द्वारा घात लगाकर हमला करने की घटना से गांव सहित पूरा क्षेत्र दहशत में आ गया है। गुलदार द्वारा क्षेत्र में किसी व्यक्ति पर हमला करने की इस पहली घटना से लोग सहमे और दहशत में नजर आ रहे हैं। बता दें कि रात में डागर गांव का निवासी धर्म सिंह घर के पास ही दुकान पर सामान लेने गया था। वापसी में वह सामान लेकर घर के पास पहुंच ही चुका था कि पहले से घात लगाए गुलदार ने धर्म सिंह पर हमला बोल दिया। बारिश के कारण हाथ में छाता लिए धर्म सिंह चीखते चिल्लाते गुलदार से अपना बचाव कर ही रहा था कि इसी बीच गांव के ही 2 मोटरसाइकिल सवार तेज रफ्तार के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। शोर शराबा सुनकर गुलदार भाग खड़ा हुआ और धर्म सिंह की जान बच गई। दुकान से रास्ते में बाग मिल गए मेरे को, नीचे में मकान भी था, पीछे से आ रहा था, उसने मेरे को हमगामा किया। छाता मेरे पास था, सब्जी था, मैंने उसे पीछे चला दिया था, बाकी तब उसने छोड़ दिया मेरे को, नहीं तो मेरे को कर देता वो। मेरा नाम रविंदर सिंह है और मैं ग्राम डागर से हूँ। और सर यहाँ पे 2-3 दिन से बाघ का बहुत आतंक मचा रखा है। और सर यहाँ पे 2-3 दिन पहले यहाँ पे प्रताप सिंह पुंडीर की 3 बकरियाँ बाघ ने मार दी और उसके बाद धीरेन्द्र पुंडीर की बकरी यहाँ पे कल परसों पकड़ ली। और उसके बाद कल शाम को 8:30 पे यहाँ पे गांव में आप चाहते क्या हैं? धर्म सिंह पुंडीर पे बाघ ने हमला कर दिया। हम चाहते हैं कि बाघ को या फिर पिंजड़ा या कुछ मतलब दूसरी जगह या छोड़ दिया जाए और गांव को सुरक्षा दिलाई जाए। जैसे यहाँ पे सूचना मिली, 2-3 दिन पहले भी सूचना मिली है। हमारा स्टाफ यहाँ लगातार यहाँ पे क्षेत्र में मेका प्रधान जी से, सरपंच जी से संपर्क में है और लगातार हम लोग गश्त कर रहे हैं।
और अब आगे भी स्टाफ को यहाँ पे डिप्यूट कर दिया गया हमने, वो लगातार इस पे संपर्क में रहेंगे जब भी यहाँ पे कोई अगर ऐसी होती है। जी संपर्क में तो रहेंगे सर, लेकिन गुलदार को जैसे पिंजरे में, क्योंकि वो अगर उसको खून जैसे लग गया तो मॉनिटर हो जाएगा तो बड़ी संकट की स्थिति हो जाएगी। उसको देखेंगे हम एक दो बार, हम जो हमारी रिपोर्ट यहाँ जाएगी ना कि ये देखना चाह रहे हैं कि किस स्थिति में उन्होंने हमला किया, आमने सामने उसका हुआ है या वास्तव में मॉनिटर है, या किन परिस्थितियों में बच्चे हैं उसके साथ। कई बार बच्चे साथ रहते हैं इसलिए वो अटैक कर लेता है उस पर ना। तो यही अगर लगातार हम उसमें संपर्क में हैं, यहाँ पे लगातार गांव वालों से भी उससे हम भी संपर्क में हैं। तो जैसी स्थिति बनेगी, पिंजरे लगाने की बनेगी, उसको भी हम लगाएंगे, लेकिन थोड़ा हमको मूवमेंट देखना पड़ता है कि क्या गुलदार की क्या मूवमेंट है क्षेत्र पे। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद मसूरी में किताब घर स्थित बस स्टैंड के पास शिफॉन कोर्ट को खाली करने के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों ने मौका मुआयना कर सोमवार सुबह तक खाली करने के निर्देश दिए हैं। वहीं इस मौके पर शहर के विभिन्न संगठनों के जनप्रतिनिधि शिफॉन कोर्ट में रह रहे लोगों के समर्थन में पहुंचे। बता दें कि वर्ष 2018 में नगर पालिका ने शिफॉन कोर्ट में रह रहे लोगों को नोटिस जारी किए थे, जिसके खिलाफ नगर पालिका की ओर से हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की गई थी, जिस पर 17 अगस्त को हाईकोर्ट का निर्णय आया है, जिसमें नोटिस को हाईकोर्ट की ओर से सही ठहराया गया है। यह स्पष्ट नहीं है कि कितने परिवारों को खाली कराया जाएगा, लेकिन हाईकोर्ट के निर्णय के अनुसार जो भी अतिक्रमित हैं उन सभी को हटाया जाएगा। वहीं पुलिस प्रशासन की ओर से उनके रहने की अस्थायी रूप से व्यवस्था की जा रही है। सर हम लोग ना आज से नहीं रह रहे हैं, कम से कम 20 साल हो गए हमें यहाँ रहते हुए, ठीक है। और हर नेता जो भी आता है हमें वोट बैंक के लिए यूज़ करता है, ठीक है। हम लोगों ने पहले तिरपाल की झुग्गियाँ बनाई थी, तो उस साल भी हमें वोट बैंक के लिए यूज़ किया गया, ठीक है। हमें बोला गया आप लोग बना लो और हम आपके साथ। फिर हमने फट्टों के घर बनाए, फिर फट्टों के बनाए तो उसके बाद दूसरा वोट बैंक आया, फिर वोट बैंक चाहिए था तो उन्होंने फिर बोला पक्के बना लो, ठीक है। हमने पक्के बनाए। फिर उसके बाद और नेता आते हैं तो उन्होंने ये बोला अरे ऐसे क्यों बनाए, छप्पन कोट पे जब हम आते हैं हमें शर्म आती है, जब हम यहाँ वोट मांगने आते हैं तो आप लोग यहाँ पे पक्के घर लेंटर वाले बनाइए, तो हमने वो बनाए। तो सर हमने अपनी जिंदगी की जितनी पूंजी थी वो लगाई, कर्जा करके वहाँ लगा रखा है। हमारे बच्चे दिहाड़ी मजदूरी पे जाते हैं, उनकी कमाई भी हम यही लगाई है, ठीक है। तो अब पहले हमें यहाँ से हटाने का, तो प्रॉपर्टी तो नगर पालिका की है जी, प्रॉपर्टी नगर पालिका की है, लेकिन हमें जो कोई भी हमारे आगे नेताजी थे उनसे पूछ के हमने ये मोहल्ला बनाया। और इस मोहल्ले में सरकारी नल भी है, सरकारी रास्ता भी है, सरकारी बिजली पानी भी है। उस टाइम हम लोग अनलीगल नहीं थे जब हम वोट बैंक थे, ठीक है। हमें मोहरा बनाया जा रहा है, तो इसलिए हमारा। अब आप लोग क्या करेंगे अगर कल हटाया गया? अगर हमें यहाँ से हटाया गया, अगर हमें परमानेंट सोल्यूशन मिलता है तो हम हटेंगे, हम इस चीज़ का विरोध नहीं करेंगे। अगर हमें परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिलता है तो हम चाहे हमारी जान चली जाए, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। कितने परिवार हैं? हम लोग यहाँ 84 परिवार है सर। उसमें से कुछ लोग सिर्फ बरसात के बचाव के लिए सिविल हॉस्पिटल में जो बिल्डिंग बनी है वहाँ सिर्फ बचाव के लिए जा रखे हैं, कोई वहाँ उन्हें भी परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिला है, ठीक है। और आधे लोग अभी यहाँ पे पुलिस अधिकारी आए थे, आधे लोग जो जिन घरों में ताला लगा था उन्होंने कहा इसमें नहीं रहते, लेकिन वो लोग अभी दिहाड़ी मजदूरी पे जा रहे हैं। क्योंकि छप्पन कोट का ऐसा है ना सर, जब से कोविड चल रहा है लोगों के घरों में नमक रोटी भी खानी मुश्किल है। अगर दिहाड़ी पे नहीं जाएंगे तो उनके घर में शाम को चूल्हा नहीं जलेगा। भारत सरकार ने बाल श्रम पर कड़े प्रतिबंध लगाए हुए हैं और इसकी उल्लंघना करने वालों पर सख्त कार्रवाई के आदेश भी दिए हैं, लेकिन बावजूद इसके हरिद्वार में नेशनल हाईवे के काम में लगे ठेकेदार की ओर से बाल मजदूरी करवाने का एक बड़ा मामला सामने आया है। यहां हरिद्वार लक्सर रोड पर स्थित धनपुरा नेशनल हाईवे के नाले के निर्माण में नाबालिग बच्चों से भारी भरकम काम करवाया जा रहा है। ये बच्चे पिछले कई दिनों से बिना किसी सुरक्षा के यहाँ लगातार काम कर रहे हैं। इस संबंध में जो मुझे जानकारी मिली है आप ही लोगों के माध्यम से मिली है, मैं इसकी जांच कराऊंगा और अगर ये सही पाया जाता है तो जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो अमल में लाई जाएगी। सर जिस तरह से जो हाईवे का काम चला है सर, इसमें क्या सेफ्टी सूट और जिस तरह से जो और अन्य जो सेफ्टी बरती जाती है सर, क्या वो बरकरार रखनी चाहिए? बिल्कुल रखनी चाहिए, क्योंकि बरसात का मौसम है और निर्माण के समय तो पूरा जो इक्विपमेंट होता है, पूरा जो उपकरण वगैरह होते हैं, सभी उपकरण उसके पास होने भी चाहिए सेफ्टी से संबंधित। और इस संबंध में हम लोग मौके पे भी जाएंगे, जांच भी करेंगे, देखेंगे और अगर ये शिकायत सही पाई जाती है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जो वहाँ पे कार्य चल रहा है सर, बच्चे के जो नाबालिग बच्चे हैं सर, उनका ना तो सेफ्टी सूट है ना सर, ग्लव्स होना है सर, वो लोग मास्क का भी प्रयोग कर रहे हैं।
मैं मैं वही बता रहा हूँ कि इस संबंध में सूचना आप ही लोगों के माध्यम से मिली है। मैं मौके पे जाऊँगा या किसी से तस्दीक कराऊँगा। अगर ये सूचना सही पाई जाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। सर, हरिद्वार के अंदर बहुत सारे निर्माण चल रहे हैं इस समय, तो कुछ इस तरह का कोई सिस्टम हो आपकी तरफ की उसको मॉनिटर पल में करा जाए, क्योंकि कोई कहीं भी सेफ्टी प्रिकॉशन कहीं भी लिया नहीं जा रहा है। हेलमेट नहीं होते, बेल्ट नहीं होती, ऊपर चढ़े रहते हैं लोग, जान का खतरा है। देखिए, या तो ये नगर निगम के उसमें चल रहे हैं या जो संबंधित विभाग है, चाहे PWD हो या इरिगेशन वगैरह हो, RES वगैरह हो, उन्हीं के काम चल रहे हैं। उनके संबंध में भी मैं संबंधित विभागों से वार्ता करूंगा और उनको डायरेक्शन भी दे दूंगा कि भाई अगर कोई भी काम चलता है तो सेफ्टी सबसे पहले है और उससे संबंधित जितने भी प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं उनको लिया जाए, अगर कोई ऐसा नहीं ले रहा है तो। और इसी के साथ आप लोग उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताज़ा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।